हेलो प्लस वन साइंस। तो बच्चों, आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला लॉ आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सेकंड लॉ जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो ये बच्चों, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों दैट वाज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इसी में इसका सेकंड लॉ आएगा दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लो जी बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एक बार लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की डेफिनेशन देखो बच्चों आप लोग, उसके बाद क्लियर करता हूं कि ये लोग क्या बोलता है। ये कहता है अ केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of same elements combined together in same fixed proportion by mass। इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। लो भाई बच्चों, इसके अंदर जो दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, सेम एलिमेंट्स और सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। देखो ये क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और जो वो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो सेम रेशियो ऑफ मास में कंबाइन करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे ले लिया H2O, वाटर ले लिया। तो वाटर आप चाहे कैसे भी बनाओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनाओ, वाटर हमेशा कैसे बनेगा? दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और यहां से क्या बन गया बच्चों? H2O, वाटर बना दिया मैंने। ठीक है, बैलेंस कर दो रिएक्शन को, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करता हूं मैं वाटर बनाने के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैंने क्या किया बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन लिख रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को कंबाइन किया। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl बन जाएगा और क्या बनेगा साथ में? वाटर। सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा बच्चों? वाटर बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां भी मैंने वाटर बनाया बच्चों इस केमिकल रिएक्शन में, और इस केमिकल रिएक्शन में भी मैंने वाटर बनाया है। अब मुद्दा ये है कि वाटर चाहे आप कैसे भी बनाओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनाओ, वाटर हमेशा कैसे बनेगा कि वहां पे दो तो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन कर रहे होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और अगर मैं मास की बात करता हूं, यहां देखो हाइड्रोजन का 1 होगा तो इधर 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1:8 बाय मास रेशियो में ये कंबाइन करेंगे। मतलब हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 2 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। अगर मैंने 3 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 24 ग्राम। अगर मैंने 4 ग्राम ले लिया बच्चों मानो हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। लेकिन रेशियो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम कि इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, और हमेशा सेम एलिमेंट्स की कंबाइन करेंगे। अब ये नहीं है कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाएंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़ जाएंगे।
वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वहाँ क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, वो तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? ठीक है जी। अब ये है इसकी डेफिनेशन, इसको नोट कर लेना बच्चों। अब जो नेक्स्ट हम लोगों को करना है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की लिमिटेशन बोलते हैं, ध्यान से देखो एक बार। इसकी जो लिमिटेशन होगी, इसकी दो लिमिटेशन है बच्चों जो आप लोगों को पढ़नी है। पहली लिमिटेशन क्या है, देखो ध्यान से। फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोलती है? फर्स्ट लिमिटेशन ये कहती है बच्चों कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो आइसोटोप कहीं ना कहीं कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे? मैं कहता हूं कि द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल if any element having different isotopes if any element having different isotopes and which may involve in compound formation and which may involve in compound formation, और अगर वो कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से मैं बताता हूं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई बच्चों, तो ये कैसे बनेगी? एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे CO2 बनाने के लिए बच्चों। ठीक है? अब कार्बन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। 3 आइसोटोप कौन से होंगे? कार्बन 12 होगा, कार्बन 13 होगा और कार्बन 14 होगा। लेकिन नेचर से जो हम लोगों को कार्बन ऑब्टेन होता है, उसमें जो कार्बन 12 होता है वो 98 to 99% तक उसमें कार्बन 12 प्रेजेंट होता है। बाकी जो 1% के आसपास अमाउंट बच जाती है उसमें कार्बन 13 होगा और साथ में क्या रहेगा? कार्बन 14 रहेगा। इसलिए हम कार्बन 13 और कार्बन 14 की बात नहीं करते क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत कम होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर मानो मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है तो उसके अंदर 99% के आसपास जो अमाउंट होगी वो किसकी होगी? कार्बन 12 की होगी। कार्बन 13 उसके अंदर, कार्बन 13 और 14 उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कार्बन का एटॉमिक मास क्या लिख देता हूं बच्चों? 12 ही लिखता हूं। इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 6 6 और 6 रहेगा। ठीक है बच्चों? तो मैं कहता हूं कि अगर मानो C12 इज इन्वॉल्व्ड इन कंपाउंड फॉर्मेशन, इन CO2 फॉर्मेशन, इसका बच्चों बना क्या रहा हूं मैं? सीधा CO2 बना रहा हूं, इन CO2 फॉर्मेशन। तो रेशो क्या आएगा? मास रेशो कार्बन का कितना होगा? 12, ऑक्सीजन का 16, 32। लो जी, 12 रेशो 32 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इफ C13 इज इन्वॉल्व्ड इन CO2 फॉर्मेशन तो कितना आ जाएगा? 13 रेशो 32 बाय मास। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं कह देता हूं बच्चों, मानो इफ C14 इज इन्वॉल्व्ड इन CO2 फॉर्मेशन तो क्या आ जाएगा? 14 रेशो 32 बाय मास। 14 रेशो 32 बाय मास। यहाँ मास रेशियो डिफरेंट आ गया। कंपाउंड सेम बना रहा हूं CO2, लेकिन यहाँ मास का रेशियो क्या आ गया? 12 रेशो 32। यहाँ कितना आ गया बच्चों? 13 रेशो 32 और यहाँ कितना आ गया? 14 रेशो 32। ठीक है? 12 रेशो 32, 13 रेशो 32 और 14 रेशो 32। तो यहाँ मास रेशियो अलग अलग हो गया बच्चों, इसलिए यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है? ऐसे ही एक लिमिटेशन और है बच्चों इसकी, उसको भी ध्यान से समझो। वो कहती है कि ये हो सकता है एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हो, लेकिन कंपाउंड जो बन सकते हैं उनसे वो अलग अलग हो सकते हैं। बट कंपाउंड्स फॉर्म में बी डिफरेंट, कंपाउंड्स फॉर्म में बी डिफरेंट। क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है the elements may combine in same ratio but compounds formed may be different, but compounds
formed may be different, लेकिन कंपाउंड अलग अलग बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ले लिया एक तरफ C2H5OH और दूसरी तरफ ले लिया बच्चों मैंने CH3OCH3। अच्छा देखना यहाँ कितने कार्बन के एटम इन्वॉल्व है, 2 कार्बन के एटम इन्वॉल्व है, 6 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व है। यहाँ 2 कार्बन बच्चों, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व है। जरा हम मास का रेशियो देखते हैं, यहाँ कितना गया 24:6:16 और यहाँ कितना गया बच्चों वही 24:6:16। तो मास का रेशियो सेम है, एलिमेंट्स का रेशियो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड दोनों क्या बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। एक तो कंपाउंड बन रहा है आप लोगों का इथेनॉल और दूसरा कंपाउंड यहाँ से क्या बन रहा है, डाई ईथर। तो ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हो लेकिन कंपाउंड जो बन रहा है बच्चों वो अलग अलग बन सकता है। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक ये लिमिटेशन है इसकी कि कंपाउंड्स अलग अलग बन सकते हैं बेशक एलिमेंट्स सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों, देखो बेसिक सा न्यूमेरिकल एक करवा देता हूं आप लोगों को। वो न्यूमेरिकल देखो कैसे होगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों, ये कह रहा है कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये कहता है एक मेथड मैंने अप्लाई किया जिसमें मैंने 2.6 ग्राम ऑफ कॉपर का यूज किया क्या बनाने के लिए, 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये मानो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया बच्चों, 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर लिया और मैंने क्या बनाया बच्चों, यहाँ से मैंने बना दिया 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है। तो ये कह रहा है कि क्या यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है, क्या यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो सेम आना चाहिए जो यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 2.70 ग्राम, कॉपर का मास कितना है बच्चों 2.16 ग्राम, बचा कितना, ऑक्सीजन कितना आ गया 0.54 ग्राम आ गया, 0.54 ग्राम। अच्छा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड पे देखना जरा, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है बच्चों 1.15 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का मास है 1.15 ग्राम और यहाँ देखना कॉपर का मास कितना है बच्चों, कॉपर का मास है 0.92 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना बचा, कॉपर ऑक्साइड में से अगर कॉपर का मास में माइनस कर दूंगा तो किसका मास बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन का मास बचेगा। ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया, यहाँ ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया, यहाँ ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कितना आ गया बच्चों 3 आ गया और यहाँ आ गया बच्चों आपका 2.23 ग्राम। अब कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेना, यहाँ पे कॉपर का कितना है 2.16 रेशियो 0.54, पॉइंट से पॉइंट गया बच्चों तो ये कितना आ गया 4:1। अच्छा इसमें देखना कॉपर का मास कितना है 0.92 रेशियो 0.23, तो इसको काट दो बच्चों, ये भी कितना आ गया 4:1, 4:1। तो यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है। दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो क्या है बच्चों, सेम आ रहा है। तो यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये देखना होगा कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो कंपाउंड बनाने के लिए उन एलिमेंट्स के मास का रेशियो सेम है या नहीं है। अगर उन एलिमेंट्स के मास का रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी बच्चों। इस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करके देखना। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो डाउट मेरे पास व्हाट्सअप करना बच्चों, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर दिए जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।